तरफ ना आना पड़े। सेक्शन बी में पहले जाऊंगा, जो एक्सपेरिमेंट मैंने जिसकी वीडियो नहीं पोस्ट की और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, नंबर 5। पहले मैं उसकी तरफ जाऊंगा, बाकी तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो उनकी तरफ बाद में आऊँगा, ठीक है। नंबर 4 सॉरी, सेक्शन नंबर 2 में, सेक्शन बी में नंबर 4, स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल। सबसे पहले हम ये वाला करेंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी करना ज़रूरी है कि ये पेपर में इससे रिलेटेड मेरे ख्याल में क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो अगर ये पेपर में आएगा तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, विल हैव टू लुक एट दैट। तो इसको करने से पहले ये छोटी सी एक एनिमेशन दिखा देता हूँ ताकि एक दो बातें पहले ही क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब एक मेटल की सरफेस के ऊपर फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, जैसे ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से फोटॉन्स अगर इंसिडेंट होंगे मेटल की सरफेस से, तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम मेटल की सरफेसेस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट हो तो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन शुरू हो जाएगी, वरना तो हमें लोहे के ऊपर लाइट हर वक्त पड़ती रहती है तो हमें अपने गेट से भी करंट लग रहा होता। तो उसके लिए कंडीशन है जो आपने यकीनन पढ़ी हुई है कि वर्क फंक्शन के बराबर जब इंसिडेंट फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, या फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है उसके इक्वल हो इंसिडेंट फोटॉन्स के पास, जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं मेटल की सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन के लिए। तो अगर इंसिडेंट फोटॉन्स के पास उस वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होगी। अभी यहाँ पर देखिए इस एनिमेशन में भी लाइट पड़ रही है मेटल की सरफेस के ऊपर, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन अभी नहीं हो रही। वर्क फंक्शन इस टारगेट मेटल का यहाँ पर लिखा हुआ है, साइड पे देख लें, 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टारगेट मेटल का वर्क फंक्शन 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसके पास जो फोटॉन्स जो आ रहे हैं उनके पास एनर्जी है 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए इमिशन नहीं हो रही। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करूँ, वेवलेंथ को कम करूँ, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करूँ, तो जो आप वर्क फंक्शन देख रहे हैं, एनर्जी देख रहे हैं फोटॉन्स के पास, वो इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे ही ये 2.12 पर पहुँचेगी तो आप देखें इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन मेटल की सरफेस से स्टार्ट होगी। तो पहली बात ये तय होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन्स के पास होनी चाहिए, या फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशंस आ रही हैं, जो इंसिडेंट फोटॉन्स आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद आगे सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट, अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा तो फिर क्या होगा? अगर मैं फ्रीक्वेंसी मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज़ अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करूँगा तो। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट असल में क्या है? एक्सपेरिमेंट ये है जब इमिशन शुरू हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन स्टार्ट हो गई है। अब अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीज़ करता हूँ तो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन की इमिशन पर, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है उसको करंट बोलते हैं, तो करंट पर क्या इफेक्ट है? तो अभी मैं यहाँ से इंटेंसिटी देखें, एनिमेशन में इंक्रीज़ करूँगा, इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते ही आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इमिट होने लगे हैं पर सेकंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो गए। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो फ्लो करते हैं उसको करंट ही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब है करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वो करंट नीचे एमीटर लगा है वो बताएगा। अब ये जब दूसरे टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो फिर वहाँ से होकर हम गुजरेंगे इस एमीटर में से, और एमीटर हमें करंट की वैल्यू बता रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी के साथ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रख लें। इंटेंसिटी के साथ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। अगर मैं इंटेंसिटी को कम करूँगा तो करंट कम हो जाएगा, इंटेंसिटी को ज़्यादा करूँगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दूं और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करूं तो उससे फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 बातें याद रख लेंगे, सारी वर्कशीट सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए
हम जो अपरेटस यूज़ करते हैं उसका नाम होता है फोटो सेल अपरेटस। फोटो सेल अपरेटस उसको बोलते हैं। अच्छा, फोटो सेल अपरेटस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ मैंने ये एनिमेशन के अंदर इंटेंसिटी को तो कम ज़्यादा कर दिया, यहाँ से इंटेंसिटी ज़्यादा की, कम की, ज़्यादा की, लेकिन जो हमारे पास अपरेटस होता है वहाँ पर कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं होती कि हम इंटेंसिटी को चेंज करें। इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए क्या करें, इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए बेसिकली जो लाइट का सोर्स है ना, इसको हम टारगेट मेटल के या करीब ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे। तो इंटेंसिटी बल्ब से जो निकल रही है लाइट की वो तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा टारगेट से, तो दूर ले जाने से डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो कैसी होती है वो मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। यहाँ ये वीडियो मैंने इससे पहले बनाई हुई थी, तो वही वीडियो यहाँ पे दोबारा मैं प्ले कर देता हूँ ताकि अरेंजमेंट सारी वो आपको नज़र आ जाए अपरेटस के ऊपर कैसी है। फिर जल्दी से उसके क्वेश्चंस देख के बस इसको ओके कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, जो अपरेटस हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, उसमें हमने एक फ़ोटो सेल रखा हुआ होता है। टारगेट मेटल की जगह पे एक फ़ोटो सेल रखा होता है। फ़ोटो सेल, फोटोवोल्टिक सेल या फ़ोटो सेल इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब एमिशन स्टार्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लाइट आ रही है बल्ब में से, आपको दिखाता हूँ, ये अपरेटस है। ये इस वुडन का एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर अभी इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर एक बल्ब है, एक लाइट का सोर्स है, और सामने ये फोटो सेल लगा हुआ है। इस केसिंग के अंदर छोटा सा फोटो सेल लगा हुआ होता है, और इसके सामने यहाँ पर एक बल्ब होता है। अब ये बल्ब में से ये लाइट निकलेगी तो लाइट जाके फोटो सेल के ऊपर लगेगी, और फोटो सेल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी। वहाँ उसके साथ देखिएगा अभी 2 वायर्स लगाएंगे और वो वायर्स बाहर एक एमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो एमीटर में से गुजरेंगे, तो एमीटर हमें करंट की वैल्यू बता देगा। यहाँ बाहर एक एमीटर भी लगा हुआ होगा, ठीक है। ये वायर्स लगा दिए, बाकी एमीटर बाहर लगा हुआ। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये जो लाइट का सोर्स है यानी जो बल्ब है, इसको आपने मूव करना है। ये मूवेबल है। जब इसको मैं फॉरवर्ड मूव करके लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, लाइट का सोर्स करीब हो जाएगा फोटो सेल के। जब करीब होगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी हमने इंटेंसिटी का लफ्ज़ यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज हम चेंज किस चीज़ को कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे जब मैं लाइट का सोर्स करीब लेकर जा रहा हूँ फोटो सेल के, तो बेसिकली मैं डिस्टेंस को डिक्रीज़ कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस को डिक्रीज़ करने से करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट इंक्रीज़ होता है। तो एक चीज़ डिक्रीज़ हो, दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो, तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। अभी देखिए लाइट का सोर्स मैंने ऑन किया यहाँ पे बल्ब, तो जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी वजह से फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, और जब मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि करंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। जब बहुत करीब चला जाएगा सोर्स तो करंट देखें 100 से 150 से 200 से ऊपर चला जाएगा करंट। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस ले लेंगे, उन डिस्टेंस की वैल्यूज़ पे हम करंट नोट कर लेंगे और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो कैसा ग्राफ होगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ एक बात याद रखनी है कि हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्टेंस को चेंज किया है। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिस्टेंस है, और उसकी वजह से करंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो करंट है, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ध्यान रखना है आपने। और फिर उसके बाद हमने एक रिलेशनशिप देखना है, डिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या होता है करंट के साथ क्या होता है, ये देखना है हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और फिर ग्राफ ज़रा ड्रॉ करेंगे। ओके, अच्छा जी, ये है अरेंजमेंट। ये देख लें जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई है उसके मुताबिक ही है। थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि यहाँ लाइट का सोर्स बाहर है, वैसे उस अपरेटस में लाइट का सोर्स अंदर ही होता है। यहाँ से लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है, और आगे ये करंट हमें मेजर करके देता है। तो आपने याद ये रखना है जो करंट और डिस्टेंस का रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, लेकिन करंट डिस्टेंस के इन्वर्स नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा, आप पेपर में आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी इस तरह, डिस्टेंस की और करंट की। डिस्टेंस की और करंट की आपको गिवन होगी। तीसरा कॉलम गिवन नहीं होगा, ये वैसे सॉल्व हुआ है लेकिन तीसरा कॉलम गिवन नहीं होगा। अब इसके बाद अगले, बल्कि
4 कॉलम्स होने चाहिए। मैं 2 कॉलम्स ऐड, एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ। यहाँ जो भी डिस्टेंस है ना, मैंने उसका स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर। एक कॉलम मैंने ऐसे डी स्क्वायर का बना दिया, फिर मैंने ऐसे किया 1/d स्क्वायर, 1/d स्क्वायर। अब ये 1/v इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट में भी था। तो क्या करना है, आपने डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए 50 का स्क्वायर, कैलकुलेटर पे आपने 50 का स्क्वायर कर लेना है। जब आपने 1/d स्क्वायर करना है तो कैलकुलेटर पे एक x-1 इन्वर्स का बटन होता है, तो आपने 50 के स्क्वायर का इन्वर्स कर लेना है। यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे उन्होंने लिख दी है 0.4 टाइम्स 10⁻³ अब इसमें ट्रिक क्या है, आप जब कैलकुलेटर पे करेंगे ना, आपने करना है 50 का स्क्वायर, पहले उसको तो आपने इधर लिख दिया, फिर आपने 1/50 का स्क्वायर यानी इसका इन्वर्स किया, तो कैलकुलेटर ने आपको इसका आंसर लेट्स सपोज बताया 0.04 × 10⁻² ऐसे बता दिया। अगला जो आंसर आया उसका इन्वर्स किया 10⁻³ बता दिया, किसी का 4 आपने सबको 10 की एक ही पावर में लेके आना है। अगर ये कैलकुलेशन आ गई पेपर में, सब के साथ 10 की पावर -3 ही करनी है, या 2 ही करनी है, या 4 ही करनी है। 10 की पावर सबके साथ सेम कर लें तो क्या होगा, उसका क्या फ़ायदा होगा, ये वैल्यूज़ ग्राफ में प्लॉट करना आसान हो जाएगा। अभी आपने ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ग्राफ कौन सी क्वांटिटीज़ के दरमियान ड्रॉ करना है। अगर तो मैं डिस्टेंस के स्क्वायर को और इंटेंसिटी को लेकर ग्राफ ड्रॉ कर देता, डिस्टेंस के स्क्वायर और इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर देता, यानी यहाँ पे मैं डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेता, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी ले लेता, ठीक है, सॉरी इंटेंसिटी कह रहा हूँ, करंट ले लेता, और यहाँ पर यानी करंट को यहाँ पर उन्होंने थीटा कहा, तो मैं उसको थीटा ही कहता हूँ, डिफ्लेक्शन या थीटा या करंट जो भी कह लें। अगर इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करता, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो करंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन यहाँ पर हमने करना ये है कि आपने डिस्टेंस के स्क्वायर को और करंट को प्लॉट नहीं करना, आपने 1/d स्क्वायर को और करंट को प्लॉट करना है। यानी यहाँ पे आपने ये 1/d स्क्वायर वाला कॉलम, इसकी वैल्यूज़ लेनी है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे आपने थीटा की वैल्यूज़ लेनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि ग्राफ सिखा दें, तो ये अब ज़रा गौर से सुन लें। जो लोग ग्राफ को समझना चाह रहे हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ ग्राफ आएगा उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लें। ड्रॉ तो हुआ है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कैसे किया। देखें, सबसे पहला काम होता है आपने स्केल सेलेक्ट करनी है। स्केल देखें, आपने सबसे छोटी वैल्यू देखनी होती है क्या है 0.4, सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होती है क्या है 10। तो अगर आप स्केल ये ले लेंगे कि एक ये बड़ा बॉक्स जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ये 0.4 ले लेंगे, तो अगला बॉक्स 0.8 आएगा, उससे अगला 1.2, तो 10 तो आएगा ही नहीं पूरे ग्राफ पेपर के ऊपर, 10 तो आपके पास कहीं पे भी नहीं आएगा। तो रीज़नेबल स्केल क्या है, एक बड़े बॉक्स को 1 कह दें, फिर ये 2 कह दें, फिर ये 3 कह दें, 4 कह दें, 5 कह दें, 6, 7, अगर ये 10 आने, वैसे ये 10 नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं कि एक बॉक्स को 2 के इक्वल कहते हैं, 2, 4, फिर उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्केल आपकी अपनी मर्ज़ी से है, आपकी मर्ज़ी होती है, आपने स्केल अपनी मर्ज़ी से, अगर पहले से उन्होंने स्केल स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल एक बॉक्स 2 × 10⁻³ के इक्वल बनता है, एक बड़ा बॉक्स इसके बराबर बनता है। वाई एक्सिस पे करंट है, बहुत बड़ी आसान सी स्केल है, 10 से लेकर 50 तक आपकी वैल्यूज़ हैं, तो एक बड़े बॉक्स को 10 कह लें, फिर अगला 20 हो जाएगा, फिर 30, 40, 50 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर नहीं ऐसा सॉरी इसको प्लॉट ही नहीं करना, हमने तो इनको शेड कर लेते हैं जिनको प्लॉट करना है, मैंने गलत शेड कर दिया था। ये इसको प्लॉट करना है 1/d स्क्वायर को, और करंट को इसको प्लॉट करना है, पहले वाले कॉलम को प्लॉट ही नहीं करना। तो वाई एक्सिस पे आपने करंट की वैल्यूज़ लेनी है। अब करंट को भी देखें, पहली वैल्यू तो है 15, लेकिन जो आखिरी वैल्यू है वो है 240। अब स्केल क्या लें, अगर एक बॉक्स को 15 ले लूँ तो 240 पूरा नहीं आएगा, तो मैंने स्केल लेनी है ऐसी कि सारी वैल्यूज़ मेरी ग्राफ के अंदर आ जाएं। तो एक बॉक्स को 50 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने एक बॉक्स को 20 लिया हुआ है, तो 20 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं। 20 अगर लें तो 20 के बाद 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, 120 इस तरह। अब इस पर 240 अगर नहीं भी आएगा, तो हमने ये एक ट्रेंड बता दिया है कि ग्राफ ऐसे अपवर्ड्स मूव कर रहा है, अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो 240 भी आ जाएगा। अब देखें वैल्यूज़ क्या प्लॉट हुई हुई है। अगर 0.4 हो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस पे 15, तो 0.4 को 15 के साथ मिला दिया हुआ है, तो 0.4 यहाँ पर ये वाली वैल्यू एक बॉक्स को 0.5 लिया हुआ है, तो 0.5 से पीछे 2 ब्लॉक्स पीछे, इसको अच्छा ऐसे देख लें कि 10 बॉक्सेस जो हैं वो इक्वल टू हैं 0.5 के। यहाँ ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं 10, ये 10 बॉक्सेस 0.5 के इक्वल है, तो एक बॉक्स किसके इक्वल होगा, एक बॉक्स होगा 0.5/10 विच इज़ 0.05, एक बॉक्स 0.05 के इक्वल है, ठीक है।
तो 0.05 और 2 बॉक्सेस जो हैं वो इक्वल हैं 0.10 के इक्वल हैं। तो 0.5 से 2 बॉक्सेस पीछे चले जाएं तो 0.4 आता है। इसका मतलब है 0.4 और 0.4 के ऊपर पहली वैल्यू में जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 15। तो 0.4 और 15 इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पहला पॉइंट वैसे सही ड्रॉ नहीं किया हुआ इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, लेकिन चले पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है उस पर 0.625 यानी इसको 0.6 ही ले लेते हैं। 0.6 को 25 के साथ मिलाना है तो 0.6 ले लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर आप 0.6 गए और यहाँ पे 0.6 के ऊपर 25, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। इसी तरह तीसरा पॉइंट थोड़ा सा बाहर हो गया, लेकिन ड्रॉ पॉइंट को प्लॉट ऐसी डॉट ऐसे ही लगा दें। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आएगा। अब आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेसिकली बनानी है, जो ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादातर पॉइंट्स में से पास होती हो। एक आध पॉइंट बाहर भी चला गया तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह ये ग्राफ हमें ये बता रहा है 1/d² और करंट का ग्राफ अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो ये बता रहा है कि डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे एक वर्कशीट थी। वैसे मैं इस एक्सपेरिमेंट की ना दिन में वीडियो बना रहा था। अब हुआ ये है मैंने पूरी वीडियो सारी बना ली है। उसके बाद मैं उसको अपलोड करने से पहले वैसे ही मैंने उसको चेक कर लूँ। मैंने चेक किया, वीडियो सारी बनी हुई थी, आवाज़ उसमें बिल्कुल थी ही नहीं। तो वो बगैर आवाज़ के फिर मैंने वो अपलोड नहीं की। तो नीचे आपको ये क्वेश्चन अभी देखिएगा सॉल्व हुए हुए मिलेंगे। वीडियो मैंने बनाई थी और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये वर्कशीट है। क्वेश्चन साथ साथ मैं चले समझा देता हूँ। राइट डाउन द apparatus रिक्वायर्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। तो apparatus रिक्वायर्ड इन फोटो सेल चाहिए, लाइट का सोर्स चाहिए, बल्ब चाहिए, एक मीटर रॉड चाहिए और एमीटर चाहिए करंट को मेजर करने के लिए। विल द ग्राफ हैव ए कांस्टेंट स्लोप। बिल्कुल, ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होगी, इसलिए कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, इसलिए स्लोप कांस्टेंट होगी। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जैसी डेफिनेशन बुक में है या जैसी आपको याद है वो लिख दें, वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। मैंने लिख दी है थोड़ी सी कि लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉजेज एन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसके बाद नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है पेपर में, इस जैसा क्वेश्चन को इंशाल्लाह आएगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हाट विल हैपन टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी होगी, लाइट तो इंसिडेंट हो रही है मेटल की सरफेस से, तो करंट पर क्या इफेक्ट होगा। करंट ज़ीरो होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट होगा ही नहीं। क्यों कि रिक्वायरमेंट ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की ये है कि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हो फोटॉन्स के पास, या उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या ज़्यादा उससे। अच्छा, what is the shape of the graph between kinetic energy of photo electrons and frequency of incident light। अब ये है shape of the graph। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो वो ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। यानी मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था, अगर इमिशन शुरू हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी है, इमिशन शुरू हो गई है, फिर आप फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। करंट ज़्यादा नहीं होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ज़्यादा नहीं होंगे, जस्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन ये ग्राफ देखें ओरिजिन से पास नहीं होगा, इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव होगा। ये मैंने लिख दिया है कि इट विल हैव अ नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, ये दोनों बातें लिखना लाजमी है। इसी जैसा सवाल नीचे दूसरे वर्कशीट के अंदर आ रहा है। ये वर्कशीट वैसे मेरे ख्याल में सॉल्व नहीं थी, मैं पहले समझ रहा था शायद सॉल्व है। हाँ, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन क्या है इससे पहले वाला, ये है काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी के साथ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का। नीचे रिलेशनशिप देखें क्या है, करंट का इंटेंसिटी के साथ। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट तो यही है कि करंट का इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो करंट जो है वो इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट यानी इसको थीटा कह लें, करंट को थीटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज, या इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कह सकते हैं। वाई माइक्रोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ताकि सारा का सारा करंट उसमें से पास हो एमीटर में से और हमें करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट पता चल जाए।
टू मेजर द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, व्हाट हैपन्स टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये दो बातों को मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, लेकिन उससे करंट जो है आई वो सेम रहेगा। ये एक लाइन में ऐसे याद कर लें। और अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दी है तो करंट पे क्या होगा, करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन माइक्रो एमीटर रीडिंग इफ़ द डिस्टेंस इज़ इंक्रीज। तो एक्सपेरिमेंट हम यही तो कह रहे हैं कि बल्ब को दूर ले जाएं फोटो सेल से। जब दूर लेकर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दूर ले जाने से इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम होने का मतलब यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कम हो जाता है, यानी करंट कम हो जाता है। तो रीडिंग ऑन एमीटर डिक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब आप सोर्स को दूर लेकर जाते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो डू लेट मी नो। इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था सेक्शन बी का, इसलिए मैंने पहले करवा दिया है। अगर कोई सवाल है तो ठीक है, वरना आगे चलें जल्दी से। एलटीसी वाला भी करवाता हूँ, वो भी करवाता हूँ, वो थर्मिस्टर वाला वो भी करवा रहा हूँ। आई नो वो भी रहता है। इसको देख लें, ओके है तो आगे चलते हैं। अच्छा, 10 की पावर सेम कैसे करें, ठीक है। 10 की पावर जो है वो सेम करने के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 0.4 आ रहा है और 10 की पावर -2 आ रहा है, आप इसको -3 ले जाना चाहते हैं, तो -3 ले जाने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो 4 × 10⁻³ हो जाएगा। बस डेसिमल को शिफ्ट करें और 10 की पावर को एक जैसी सबकी पावर लेकर आएंगे। यानी वो आपको खुद थोड़ी सी मैथमेटिकल करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट 2 में से है? ये फोटो सेल वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन और फोटो सेल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे कितना करंट प्रोड्यूस होता है? बहुत थोड़ा होता है जी, बहुत थोड़ा होता है, यानी कुछ माइक्रो एम्पेयर्स होता है। छोटा सा फोटो सेल होता है, इसमें माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। एमीटर के बजाय गैल्वानोमीटर हो सकता है। गैल्वानोमीटर हमें सिर्फ डिफ्लेक्शन देता है, तो टेक्निकली हो सकता है, लेकिन गैल्वानोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो फिर थोड़ा से ही डिस्टेंस को थोड़ा सा ही चेंज करेंगे ना तो फुल से डिफ्लेक्शन दे देता है। इसलिए आपको जो गिवन होगा पेपर में यार बस वो होना चाहिए। अच्छा जी, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 पूरा नहीं हुआ, पार्ट 1 भी करने हैं, उसमें से 2 एक्सपेरिमेंट। व्हाई नॉट यूज़ गैल्वानोमीटर? बिकॉज गैल्वानोमीटर इज़ टू सेंसिटिव, इस वजह से। समराइज़ कर दें, ओके समराइज़ कर दें। तो समराइज़ ये है कि जब भी एक मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन स्टार्ट हो जाती है। अब वो जो लाइट है उसके पास फोटॉन्स बेसिकली होते हैं, तो ये लाइट का अगर सोर्स हो, इसमें से फोटॉन्स अगर निकल रहे हैं, वो इसकी सरफेस पे आ रहे हैं, उनके पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के बराबर है या उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो इसकी सरफेस से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगी। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा करेंगे तो करंट या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए एक्सपेरिमेंट में करना क्या है कि लाइट के सोर्स को करीब लेकर आना है। लाइट के सोर्स को करीब लाने का मतलब है डिस्टेंस को डिक्रीज़ करना है। तो डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट इंक्रीज़ होगा। करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये याद रखना है। और ये 2 बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये याद रखनी है, ये याद रह जाएं। अगर ये 2 बातें, ये वाली और ये, तो ये एक्सपेरिमेंट बस कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है।
हो सकता है ग्राफ इसका ड्रॉ करना ना आए, बस पूछ लें ग्राफ कैसा होता है, तो 1/d² और करंट का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। आई थिंक काफ़ी है, आगे चलें। करंट और 1/d² का ग्राफ बनाना है, हाँ जी बिल्कुल, करंट का और 1/d² का बनाना है। अच्छा जी, क्या सही टाइप कर लूँ जी? मैं तो टाइप कर ही नहीं रहा कुछ, या किसी और को कह रहे हैं? आगे चलें, ओके जी आगे चलते हैं। आगे इसके बाद अच्छा, मैं आपको ना वर्कशीट्स कुछ और ऐड करूँगा, मेरे पास अभी पहुँची हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वर्कशीट्स। ये मेरे ख्याल में APS की है, मेरे पास पूरी हो रही है, जैसी पूरी हो जाती है ना तो मैं सारी ये भी सेंड कर दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी आप याद करने बैठ जाएँ, इनके सिर्फ क्वेश्चंस को एक नज़र मार लेनी है आप, ठीक है? तो एक नज़र मार लेनी है, क्योंकि ज़ाहिर है डिफरेंट टीचर्स हैं, उनका डिफरेंट ओपिनियन है, तो उससे आप जब क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं कि यार ये मुझे क्वेश्चन आता है करने की ज़रूरत नहीं, तो फिर आपकी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसा मर्जी पेपर में क्वेश्चन है हम कर लेंगे। तो ये मेरे पास अभी आ गए हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो की ना डिस्क्रिप्शन मैंने ये वाली भी साथ ऐड कर दूँगा, ठीक है? या एक आधा एक्सपेरिमेंट ना इनकी वर्कशीट में से भी कर लेंगे, जैसे ये 11 वाला कौन सा है, ये वाला कर लेते हैं यार, इसी से कर लेते हैं, ठीक है? इसको मैं इधर वन नोट में ऐड कर लेता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी एक करना है ना सेक्शन B का, जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड अभी तक नहीं की हुई, तो उसको APS वाली इस वर्कशीट से कर लेते हैं। चैलेंज ये ऐड हो गया। अच्छा, इसमें आप करते क्या हैं, देखो थर्मिस्टर जो है ना ओके, एनालाइज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विद टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं ना, तो थर्मिस्टर एक ऐसा मटेरियल है कि दो तरह का थर्मिस्टर होता है। एक इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ना इंक्रीज़ हो जाती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर होता है। और एक थर्मिस्टर ऐसा होता है जिसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर होता है। तो आपके कोर्स में NTC वाला है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर है। तो ऐसा थर्मिस्टर जिसका आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो, तो आप ये साबित कैसे करेंगे? ज़ाहिर आप एक सर्किट बनाएंगे, आप एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बनाएंगे, यहाँ पे कोई लिखी भी नहीं है, मैं बता देता हूँ। आप ऐसा करें, एक बीकर लें, उस बीकर के अंदर आपने थोड़ा सा, यार बीकर थोड़ा साफ़ हो जाए, उस बीकर के अंदर आपने ले लेना है पानी। बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने वाटर डाल दिया ऐसे। अब इसको आपने एक आयरन स्टैंड है उसके ऊपर ज़रा इसको माउंट कर देंगे, आयरन स्टैंड के ऊपर माउंट करके, और इसके नीचे आपने बर्नर लगा देना, ठीक है? ये आयरन स्टैंड पे माउंट करके नीचे हमने इधर बर्नर लगा दिया, और साथ अच्छा अभी बर्नर ऑन नहीं किया, ठीक है? अब इसके अंदर हमने एक थर्मिस्टर जो है ऐसे एक थर्मिस्टर लगा दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया थर्मिस्टर के साथ ना दो वायर्स ऐसे निकली हुई होती हैं, दो वायर्स इसके साथ लगी हुई होती हैं, यहाँ से इसके अंदर से ऐसे दो वायर्स निकली हुई होंगी। ये जो दो वायर्स हैं ना, इनके साथ मैं इधर एक लगा दूंगा मल्टीमीटर बेहतर है, क्योंकि मल्टीमीटर डायरेक्ट मुझे रेजिस्टेंस बता देगा, ठीक है? तो ओम मीटर या मल्टीमीटर कुछ भी कहते हैं, ओम मीटर यहाँ पे लगा देंगे। साथ मैंने इधर एक थर्मोमीटर भी ऐड कर दिया, यहाँ उसको भी हैंग कर दिया किसी तरह अरेंजमेंट मैंने ऐसे करके। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने ऑन कर देना है बर्नर को और मैंने हर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चेंज पर रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेनी है। यानी 5 से जब टेम्परेचर 10 हो गया, 10 से जब वो 15 हो गया, 20 हो गया एंड सो ऑन। वैसे 25 एक वाटर का टेम्परेचर 25 से तो होगा ना तकरीबन, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे मैंने रेजिस्टेंस नोट डाउन कर ली कितनी है, फिर मैंने 30 पे नोट डाउन कर ली रेजिस्टेंस कितनी है। ये पेपर में गिवन होगी, तो ये देखें ये टेबल में ऐसे गिवन है। टेम्परेचर सेल्सियस में आया, उसको आपने चेंज किया केल्विन में, आसान है 273 ऐड कर दें। उसके बाद रेजिस्टेंस भी गिवन होगी, आपने कुछ फाइंड नहीं करना। रेजिस्टेंस किलो ओम्स में ये गिवन है, ठीक है? वैसे किलो ओम्स में आती नहीं है इतनी ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम होती है। बहरहाल रेजिस्टेंस आपको गिवन होगी जिस भी यूनिट्स में गिवन हुई। अब आपने कैसे साबित करना है ये NTC है, तो देखें टेम्परेचर को हम इधर देख लें, ये इंक्रीज़ कर रहा है,
ठीक है। रेजिस्टेंस को इधर देखें, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। अगर ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाए तो कोई मसला नहीं, इन वैल्यूज़ का आराम से ग्राफ बन जाता है। एक को टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लेंगे, रेजिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेंगे, ग्राफ आसानी से ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ जो है वो बन जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में कोई ख़ास इतना मसला नहीं है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देख लें। व्हाट इज़ द एपरेटस रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपको चाहिए क्या चीज़, थर्मिस्टर चाहिए, और आपको क्या चाहिए, ओहम मीटर चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, उसके बाद आपको बर्नर चाहिए। बस मुश्किल है, ये पूछें, बरा लिख दिया मैंने। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर वेरी विद द चेंज इन टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस वेरीज इनवर्सली with the temperature, with the change in temperature। यानी जब आप यूँ भी लिख सकते हैं आसान अल्फाज में कि when the temperature increases resistance decreases। मैंने इस तरह जो साइंटिफिक टर्म्स में लिख दिया इसको, ठीक है। ये ओके हो गया, आगे चलें। What can be analyzed about the type of thermistor। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बिकॉज रीजन में लिख देंगे कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। ड्रॉ ग्राफ एज प्रेडिक्टेड बाय द अबव रिजल्ट्स। तो मैंने क्या बताया, ग्राफ। अच्छा, वो कह रहे हैं नॉट टू द स्केल, तो आप ऐसे करें। नॉट टू द स्केल का मतलब पता है क्या, आपने ऐसे रफ से एक्सिस बनाए, इधर आपने लिखा टेम्परेचर, इधर आपने लिखा रेजिस्टेंस, और इसको ऐसे किया। ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ज़रा सा आगे जाके ना कर्व हो जाता है, ऐसे ही थोड़ा सा कर्व हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज़ अ पॉसिबल सोर्स इफ हीटिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ज़ाहिर बंसन बर्नर है, और क्या है, या स्पिरिट लैम्प होगा। इस थर्मिस्टर ओमिक डिवाइस, ये नॉन ओमिक डिवाइस होता है, क्योंकि इसका ग्राफ जो आगे जाके ना कर्व हो जाता है, बल्कि लाजमी है कर्व करें, इसको कर्व लाजमी करते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन ना रखें, इसको ऐसे रखें। ये नॉन ओमिक होता है, तो इसलिए इसको ऐसे कर्व बनाना है आपने। बस ये हो गया जी, ख़त्म। NTC वाला भी। अब इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। यार मैं चैट डिसेबल कर देता हूँ। अगर आप मतलब है कि यहाँ आकर भी अपना वक्त निकाल कर भी आपस में अगर आपने गप लगानी है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार, फिर आप लीव कर दें। इफ़ यू नॉट पेइंग अटेंशन, फिर फ़ायदा नहीं है ना मेरा ज़ोर लगाने का और आपको बैठ के अपना टाइम और बिजली ज़ाया करने का। ज़रा पंखा तो चलाया हुआ होगा ऊपर। अच्छा बेटे, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, इसके बाद मैं चैट डिसेबल करने लगूँ। आसिम अली मुझे कहीं बाहर मिल गया तो यार मारूंगा, पता नहीं अभी ये कहाँ होता है। सिक्स 30 ही था, 7 पे नहीं स्टार्ट होनी थी। कल 7 पे मैंने की थी, लेकिन वो मेरा अंदाज़ा था हम 8 बजे तक ख़त्म कर लेंगे। 8 से वो थोड़ा सा ना आगे चलेगी। फिर असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैंने फिर पढ़ाना था, मेरी 8 बजे क्लास होती है ना, तो मैंने आज इसलिए 6:30 पे स्टार्ट कर दिया कि इवन अगर हमारा टाइम ज़्यादा भी हो जाए, मतलब 8 बजे तक भी हम चले जाएँ तो प्रॉब्लम नहीं। 7 से मैं शुरू करता तो 8 बजे तक मुझे लाजमी ख़त्म करना पड़ती, कुछ चीज़ें रह जाती। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। ठीक है जी। नहीं यार, डिसेबल किसी को नहीं कर रहा, जस्ट जोकिंग, थोड़ा सा सीरियस हो गया। ठीक है। अभी भी 7 PM लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है यार, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ तुम्हें। मज़ा आता है यार, जब मुझे गलत साबित करोगे तो मज़ा आएगा। कहाँ है ये, तो मेरे एनालिटिक्स आ गए। शायद मैंने गलती से 6:30 लिख दिया हो। कंटेंट यार 6:30 है यार, मान लो। ये 7 वाली, ओ अच्छा 7 वाली मैंने लगा दी, गुड हो गया। मैंने इसको चेंज किया था वैसे थंबनेल इसका। अच्छा मैं माय बैड यार, फिर ये चेंज नहीं हुआ, फिर ये सही कह रहे हैं।
फिर ये सही कह रहे हैं। अच्छा चले कोई मसला नहीं, ये पोस्ट हो जाएगी ना। ये पिछला एक एक्सपेरिमेंट किया, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, तो जो लेट हो गया ना वो उधर से देख ले, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, ये मिल जाएगी आपको। अच्छा चलें यार, ये ओके हो गया इसको, ठीक है, इसको मैं बस ओके कर दिया इस एक्सपेरिमेंट को। अब मैंने सेक्शन नंबर 2 में से ना आपको फ़ोटो सेल वाला करवा दिया। सेक्शन नंबर 2 में से ना मैंने आपको ये वाला जो NTC वाला यानी थर्मिस्टर वाला ये भी करवा दिया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर 2 में फिर भी दोबारा से सुन लें, 2, 3, 4 सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक, 2, 3, 4 मेरे ख्याल में, ठीक है। हो सकता है इसमें से ना कोई आए। मुझे सुबह एक कमेंट मिला था वीडियो के ऊपर कि यार केमिस्ट्री में तो आपने जो बताया था वो आया ही नहीं, तो पहले ही पेशगी माजरत, अगर मैं ये बता रहा हूँ इनमें से कोई ना आए तो, मतलब मैंने 3 बताए, तीनों में से कोई ना आए और 1 और 5 में से आ जाए तो पेशगी उसके लिए माजरत चाहता हूँ। चलें, लेकिन बाकियों के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको आज इंशाल्लाह कोशिश करके बिल्कुल ओके करके रिफ़ाइन करके हम उठेंगे यहाँ से। तो अभी हम ये कर चुके, अब हम जल्दी से इसी में देख लेते हैं ये सेमीकंडक्टर डायोड वाला, ठीक है। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है और इसकी थ्योरी आपको अच्छी लगती है तो ये आपके लिए बिल्कुल 1-2 मिनट की मार है टोटल, और इंशाल्लाह ये 2-4 मिनट में हम इसको ओके कर देंगे इसको भी। तो सेमीकंडक्टर डायोड एक ऐसा मटेरियल है जो ज़ाहिर है उसकी कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। अच्छा अजान का वेट कर लेते हैं ज़रा, अजान हो रही है, 1-2 मिनट अजान के लिए वेट कर लेते हैं। अच्छा चैट मुझे डिसेबल करनी पड़ी, सॉरी, थोड़ी देर में भी इनेबल करता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड एंड कैलकुलेट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट रेजिस्टेंस। देखिए सेमीकंडक्टर डायोड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी जो है दैट लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आप डोपिंग करते हैं पी टाइप और एन टाइप मटीरियल्स की तो एक सेमीकंडक्टर डायोड बनता है, और एक ऐसा रीजन दरमियान में बनता है जिसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। उस डिप्लीशन रीजन में ये दरमियान में बन गया डिप्लीशन रीजन। तो जिस तरफ एन टाइप है वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पी टाइप है यहाँ पे होल्स होते हैं। अच्छा, जब ये फॉर्मेशन होती है डिप्लीशन रीजन की तो ऐसा होता है जो होल्स हैं उनकी साइड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एक बना लेते हैं, एक लेयर सी समझ लें, और जो एन टाइप इन इलेक्ट्रॉन वाली साइड है वहाँ पे होल्स आ जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ पोटेंशियल बैरियर हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अब मज़ीद इधर नहीं आने देता, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके एन टाइप से पी टाइप पे नहीं जाने देता। अब यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर ये डायोड जो है ये किसी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड ना हो, तो ये करंट फ्लो नहीं करता, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। हमने इसमें से करंट फ्लो करवाना है तो हमने इसको कनेक्ट करना है किसी बैटरी के साथ। जब हमने इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है तो 2 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। अब पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्या ऑप्शंस होती हैं? ये जो डायोड का सर्किट सिंबल है, ये डायोड का सर्किट सिंबल है, इस सर्किट सिंबल में
ये जो बार वाली साइड है ये N होती है, ये वाली साइड जो होती है इसके P होती है। अगर इसकी P वाली साइड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से थ्रू अ रेजिस्टर हमने लगा दिया, बैटरी के पॉजिटिव से लगा दिया, और इसकी N वाली साइड को बैटरी के नेगेटिव से लगा दिया, और यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिया, कोई लोड लगा दिया, कोई एक लोड रजिस्टर यहाँ पे हमने लगा दिया। अब क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो जाएगा, वो वीकर हो जाएगा, वो स्मॉलर हो जाएगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वो करंट की बात कर रहा हूँ, करंट यहाँ से फ्लो करके इस जंक्शन में से चला जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से करंट चला जाएगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल होगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड, फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड। और अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, यानी यही ऐसे डायग्राम बना दूं और ये जो P साइड है इसको बैटरी के नेगेटिव से लगा दूं और ये जो N साइड है इसको बैटरी के पॉजिटिव से लगा दूं, यहाँ भले लोड रेजिस्टर लगाता रहूँ, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स बाइस्ड डायोड। ये आप बेसिक थ्योरी पढ़ चुके हैं। हमने ये बताना है फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी होती है, रिवर्स बाइस में कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्या ये डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस में ये ओमिक होता है या नॉन ओमिक होता है, रिवर्स बाइस में ओमिक होता है, नॉन ओमिक होता है। तो इस किस्म की सर्किट डायग्राम है, ये एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में देख लें, बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, उसके साथ एक डायोड, अच्छा यहाँ डायोड किधर है, डायोड के डायग्राम गलत बनाई, ये है ऐसे, ये डायोड है ऐसे, ये डायोड है, सही नहीं इसको बनाई। अच्छा, इसके साथ डायोड के साथ पैरेलल में देखिए एक वोल्ट मीटर लगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। एम मीटर क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, वोल्टेज और करंट, वो हमें गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। ऐसे वोल्टेज भी गिवन होगा, करंट भी गिवन होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में भी वोल्टेज करंट की वैल्यूज़ गिवन होगी, रिवर्स बाइसिंग में भी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ गिवन होगी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, शुरू में फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज 0 से 0.2 हुई, करंट नहीं हुआ, 0.4 हुई नहीं हुआ, 0.6 हुई नहीं हुआ, 0.8 पर जाकर करंट हुआ, 0.7 पर करंट फ्लो करने लग जाता है तकरीबन। इसका मतलब है यहाँ स्टार्ट में इतनी वोल्टेज तक ये इंसुलेटर के तौर पे तकरीबन ये एक्ट करता रहा डायोड। इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई थी, अप टू 0.7 वोल्ट्स। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस कम होगी जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लग गया इसमें से। रिवर्स बाइस में क्या होता है, रिवर्स बाइस में शुरू में 0 है करंट, रिवर्स वोल्टेज में करंट शुरू में 0 है, उसके बाद करंट एकदम शूट करता है आफ्टर लेट्स से 20 वोल्ट्स। देखें 50 से एकदम 150 पे चला गया, 150 पे चला गया। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं, जो कट ऑफ वैल्यूज़ हैं, इनको हमने देखना है यहाँ पर, उनको ग्राफ के ऊपर कैसे हमने यहाँ पे बल्कि ग्राफ की लेबलिंग हुई हुई है, देखें इस लेबलिंग को याद करना है हमने और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करना है ये सीखना है। तो स्टार्ट में देखें ये ग्राफ शुरू में ऐसे ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे ऊपर मूव करता है, शूट करता है। तो स्टार्ट वाला जो रीजन है तकरीबन यहाँ तक, ये 0.7 वोल्ट है, यहाँ तक करंट ऑलमोस्ट 0 रहा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रही, इस वजह से करंट बहुत थोड़ा रहा। उसके बाद रेजिस्टेंस कम होना शुरू हुई और करंट यहाँ से शूट करना ऊपर शुरू किया। अब यहाँ आपने कैलकुलेट कैसे करना होगा रेजिस्टेंस को, रिवर्स में भी अभी बताता हूँ। रिवर्स में देखें शुरू में करंट 0 कम हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो, तो एक ब्रेक डाउन वोल्टेज, एक ऐसी वोल्टेज आई, उसके बाद करंट जो है एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उन वैल्यूज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे कोई क्वेश्चन आता है तो देखता हूँ मैं इसकी वर्कशीट में आएगा क्वेश्चन, जैसे ये आ गया। इसका उन्होंने कहा जी ग्राफ, ये उन्होंने खुद ही प्लॉट भी कर दिए। ग्राफ भी देखें ऐसे ही प्लॉट करना है, ये वर्कशीट में बाद में आप देख लेना कि शुरू में करंट देखें 0 है, 0 0 0, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद फॉरवर्ड बाइस रीजन के अंदर ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद रिवर्स बाइसिंग में भी ग्राफ पेपर के ऊपर ही आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसे शुरू में 0 तो नहीं, बहुत कम रहा, कांस्टेंट रहा, उसके बाद जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसके बाद एकदम ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड्स इंक्रीज़ हो गया करंट। अब आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी एक पॉइंट के ऊपर, आपको बताया जाएगा 0.6 के ऊपर या 0.6 के ऊपर, लेट से मैं आपको कहता हूँ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। आपने क्या करना है, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एट 0.6 वोल्ट।
तो टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक कर्व को, ये कर्व होगी, ये फ्री हैंड से कर्व बनानी, इसको एक ही पॉइंट के ऊपर टच करने वाली लाइन होगी, वो टेंजेंट होती है। तो मैंने ये ऐसे करके यूँ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट है ऐसे, मैथ वालों के लिए मसला नहीं है, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस टेंजेंट की मैंने स्लोप फाइंड आउट करनी है, इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो इस टेंजेंट की स्लोप के लिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे और इंक्रीज़ करके लाता हूँ यहाँ तक एक्स एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ, ये वाला पॉइंट, और इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट नोट कर लेता हूँ। ये इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेकर मैंने ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। वो जो स्लोप ऑफ द लाइन होगी वही स्लोप ऑफ दिस कर्व होगी और वही रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। स्लोप फाइंड आउट कर लें इस इस टेंजेंट की, और स्लोप बल्कि नहीं, स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखें वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे देखें करंट है। तो वोल्टेज और करंट, अगर आप इसका स्लोप लेते हैं ना, तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, ये स्लोप होता है। अब वाई एक्सिस पे तो करंट है और एक्स एक्सिस पे तो वोल्टेज है, तो करंट ओवर वोल्टेज जो है ना वो रेजिस्टेंस के इक्वल थोड़ी होता है, वोल्टेज ओवर करंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो जो स्लोप आएगी ना, आपने स्लोप को क्या करना है, इन्वर्स करना है, स्लोप का इन्वर्स रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। दोबारा सुन लें, चूँकि वाई एक्सिस के ऊपर करंट लिया हुआ है और एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज, और ऐसे ही आपने करना है। तो अगर आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेंगे वो रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है वो तो करंट है और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो तो वोल्टेज है, तो करंट ओवर वोल्टेज आएगा आपके पास स्लोप। करंट ओवर वोल्टेज रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए अब रेजिस्टेंस के लिए स्लोप का इन्वर्स करेंगे, ठीक है। चैट को मैं इनेबल कर रहा हूँ ताकि कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लें। ज़रूरी यार सवाल पूछने, आप फिर पता है क्या, बाकी मैसेजेस पे आपके ध्यान जाता है तो वो असल जो बात होती है वो बीच में रह जाती है, किसी का जेन्युइन क्वेश्चन रह जाता है। तो यहाँ से आप इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे फॉरवर्ड की, और रिवर्स की रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। रिवर्स की रेजिस्टेंस के लिए भी कर्व के किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ले लिया। स्टार्ट में देखें, स्टार्ट में ये ऑलमोस्ट ये पैरेलल है, ये लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पर इन्फिनिट है ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस, या बहुत हाई है रेजिस्टेंस, बाद में जाकर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ग्राफ समझ नहीं आया, ग्राफ देखो आपने खुद ड्रॉ नहीं करना होगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये ड्रॉ हुआ ग्राफ मिलेगा, लेकिन अगर करना भी पड़ जाए यार तो कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें यहाँ वैल्यूज़ गिवन है, जब ज़ीरो वोल्टेज है तो ज़ीरो करंट है, 0.1 पे भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, देखें 0 पे करंट 0, 0.1 पे भी 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0, 0.4 पे थोड़ा सा करंट आया, 0.5 पे जो करंट आया वो इधर मैंने प्लॉट कर लिया। ग्राफ को मैंने ऐसे फ्री हैंड से यूँ एक कर्व सी ऐसे करके यूँ बना दी, कर्व बना दी। अब इस कर्व की मैंने स्लोप फाइंड करनी है। जब भी कर्व की स्लोप फाइंड आउट करनी होती है तो हम उस कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। अब ये जो लाइन मैंने अब ये येलो वाली ड्रॉ की है, इस लाइन की स्लोप अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, इस टेंजेंट की स्लोप, तो वही स्लोप इस कर्व की भी होगी। तो आपने सही तरह एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये जब आपके पास ज़ाहिर पेपर सामने आएगा, ग्राफ पेपर पे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा ना। स्क्रीन के ऊपर तो मैं प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर सकता, आपको तरीके बता सकता हूँ कि आपने यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, एक पॉइंट पे ऐसे जैसे ये टच कर रहा है। अब ये जो मैंने टेंजेंट अभी ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट इस लाइन के ऊपर मैं कोई से दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। जैसे ये देखो एक पॉइंट ये आ रहा है, ये मेरा पहला पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.4 और 0। एक्स एक्सिस जहाँ पे 0.4 है, वाई एक्सिस 0 है। इसके अलावा इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ ये पॉइंट, इस पे एक्स एक्सिस तकरीबन 0.92 आ रहा है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट तकरीबन ये 10 आ रहा है। अब मेरे पास दो पॉइंट्स हो गए, ये और ये। इनके ऊपर मैं फार्मूला लगा दूंगा स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 y1 x2 x1 की वैल्यूज़ पुट करूंगा, इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा
उस स्लोप का कैलकुलेटर पे इन्वर्स करूँगा, वो मेरे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आएगी या रिवर्स रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, एक्स और वाई एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, वाई एक्सिस पे करंट ले लें, क्योंकि वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, करंट जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इस ग्राफ की रेजिस्टेंस क्या है 0.15, तो इसकी रेजिस्टेंस मैंने वैसे कैलकुलेट नहीं की, देख लें 10 - 0 10 हो गया, और 0.92 - 0.4 करके देख लो क्या आता है, जो भी आएगा वो इसकी रेजिस्टेंस है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी चेंज हो रही है ना, कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस इसकी चेंज हो रही है, तो किसी एक पॉइंट पे जब आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। मैंने आपको कहा यहाँ 0.6 के ऊपर, 0.6 वोल्ट्स के ऊपर इसका मुझे बताएं वो रेजिस्टेंस, तो वो मैंने आपको बता दी कैलकुलेट करके। ठीक है, वाई बाय क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो वाई बाय को, उस पर टाइम ना ज़ाया करो। अच्छा, हाउ कैन वी टेल, इस तरह हम बता सकते हैं, देखें डायोड जो है ना आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो खुद बताती है। डायोड जो है ना वो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि वैसे डायोड नॉर्मल कंडीशंस में करंट फ्लो नहीं करता, डायोड में से ऐसी कंडीशंस में करंट फ्लो नहीं करेगा, डायोड ऐसे ही आप रखते हैं उसमें से करंट थोड़ी फ्लो करेगा। आप क्या करेंगे, उसके साथ बैटरी लगाएंगे। जब आपने बैटरी लगाई, अब इस बैटरी की वोल्टेज को अगर मैं ज़्यादा करूँ, इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँ, तो क्या होगा, इसमें से गुजरने वाला करंट इंक्रीज़ होगा। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, ऐसे मुझे पता चल रहा है। तो हर एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बताती है डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। ठीक है जी, डायोड के लिए लीनियर कर्व आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं। लीनियर कर्व तो नहीं होती यार, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व तो कर्व होती है। ओके जी, आई थिंक ये वाला भी अब ओके हो ही गया है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नीचे देख लेते हैं, क्वेश्चन तो नहीं है पर मेरे ख्याल में यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में इसी किस्म के। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, डज द रेजिस्टेंस डिक्रीज इन रिवर्स बाइसिंग। हाँ जी बताएं, कोई मुझे बता सकता है रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, सोच के बताएं जल्दी से, एक आध मिनट में ओके करें इसको, टाइम ज़्यादा हो रहा है। हाई वोल्टेज पे जाके क्या होता है रेजिस्टेंस को, ये बताएं। शुरू में इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, यानी आपने रेजिस्टेंस पता है किस रीजन में बतानी है, चले वो भी एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। आपने ना इस रीजन में पहले मुझे बताएं यहाँ क्या हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ, ये मैंने जो शेड किया है। हाँ जी, इसमें इंक्रीज़ हो रही है, बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है, जो मैंने शेड किया है इसमें इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इंक्रीज़ 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 इंक्रीज़, इसके बाद जब ये शूट हो रहा है ना, यहाँ डिक्रीज़ होगी। इसके बाद ये एक किस्म का एक क्लोज सर्किट बन गया, एक क्लोज स्विच बन गया डायोड, यानी जितना करंट आया ना इसने आगे भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक ये रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई, यही फ़र्क है फॉरवर्ड और रिवर्स में। सुन लें ये बात, यहाँ शुरू में ज़्यादा होती है, बाद में डिक्रीज़ होती है। इधर ये जो मैंने शेड किया है ना, शुरू में कम होती, बाद में ज़्यादा होती चली जाती। क्यों? रिवर्स बाइसिंग में वो आपको डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा। ठीक है, इस वजह से आगे चलें, इसमें ज़्यादा और टाइम ज़ाया नहीं करते। कोई और क्वेश्चन इसमें कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो ठीक है, वरना आगे से। वाई फॉरवर्ड करंट इज़ लार्जर देन द रिवर्स करंट। फॉरवर्ड करंट लार्जर किस लिए होता है? इसलिए होता है कि रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज व्हेन द
voltage is increase in the forward biased diode. Reverse current is saturated. y और x की वैल्यूज सर क्या होंगी? गिवन होंगी यार, आपको पेपर में गिवन होंगी। आपको जो पेपर में ये जो टेबल में जितनी वैल्यूज़ है ना, याद नहीं करनी है आपने। टेबल वाली वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, उनको सिर्फ यूज़ करना आपको आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। जितने एक्सपेरिमेंट्स में ना टेबल है ना उनमें वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपको उनको यूज़ कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये है जी वाई रिवर्स करंट इज सैचुरेटेड। तो सैचुरेशन इसमें इसलिए होती है कि रिवर्स में ना जो करंट होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, इस वजह से। इतना ही काफ़ी है, इसमें ज़्यादा डिटेल थ्योरी के लिए, वैसे थ्योरी का सवाल है, आएगा नहीं इस तरह का। अच्छा, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ये हम ऊपर पहले ही बना चुके हैं। वाई विच चार्ज कैरियर द रिस्पॉन्सिबल इन फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवर्स बाइस में होल्स होते हैं। इस डायोड एन ओमिक डिवाइस, नहीं जी ओमिक नहीं होता, नॉन ओमिक होता है। तो सारे सवालों के तकरीबन हमने जवाब दे दिए। ओके हो गया जी, इसको भी आगे चलें अब। इनमें ज़्यादा नहीं खपाना, इनमें से 2-2 नंबर का सवाल आएगा यार, इनमें टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करना। सेक्शन बी में जो मैंने नहीं करवाए थे वो मैंने बता दिए हैं। और हाँ, टंगस्टन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें से सवाल ज़रूर आएगा। टंगस्टन वाले में से सवाल ज़रूर आएगा। टंगस्टन वाले में होगा क्या, उसमें आपने बताना होगा कि टंगस्टन वाला किधर गया यार। सेक्शन 2 में चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला भी बताता हूँ लेकिन पहले ये टंगस्टन वाला, टंगस्टन फिलामेंट लैंप वाला देख लें। हाँ, करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैंप एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप में ना, लैंप के अंदर बेसिकली जो मटेरियल होता है ना, जो वायर होती है ना, वो टंगस्टन से बनी हुई होती है, इसलिए इसका नाम होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप या बल्ब। अब हमने करना ये होता है कि उसको आपने ऐसे कनेक्ट करना है एक बैटरी के साथ, दरमियान में एक रियोस्टैट लगा के, जैसे ये सर्किट लगा हुआ है, ये बल्ब है, ये लैंप है, इसको एक बैटरी के साथ लगाया है, बीच में एक रियोस्टैट लगा दी है। अब रियोस्टैट क्या करेगा, रियोस्टैट जो बैटरी की वोल्टेज है उसको वेरी करेगा, चेंज करेगा। यानी अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है ना, रियोस्टैट का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पर ले आऊँगा ना, तो स्टार्ट में ये 0 वोल्ट ऊपर देगा, फिर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आहिस्ता 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 इधर लेके जाऊँगा, तो क्या होगा, ये वोल्टेज को वेरी करेगा, चेंज करेगा अक्रॉस दिस लैंप। हमने साथ एक एमीटर सीरीज़ में लगाया हुआ है। एमीटर क्या करेगा, जब वोल्टेज को चेंज करेंगे इस लैंप के अक्रॉस, तो जो भी करंट इस लैंप से फ्लो करेगा वो एमीटर में से भी करेगा, और एमीटर में हमें करंट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब पेपर में अगेन आपको वी और आई की वैल्यूज़ गिवन होंगी, वी की भी गिवन होगी, आई की भी गिवन होंगी। अगली वैल्यूज़ नहीं गिवन होंगी, वो क्या है, वो रेजिस्टेंस की आर, वो कैसे आता है, वो वी ओवर आई से आता है। आपने वी और आई की जो वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करते जाना है, रेजिस्टेंस आ जाएगी। फिर मोस्ट प्रॉब्ली आपसे कहा जाएगा ग्राफ ड्रॉ करें या ड्रॉ ना भी करें, तो आप बताएं ग्राफ कैसा होगा। यहाँ देखें, आई की वैल्यूज़ भी गिवन है, वी की वैल्यूज़ भी गिवन है। आपने इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, वी को आई से, और यहाँ करंट आपने कैलकुलेट, रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली। रेजिस्टेंस को ज़रा गौर कर लें तो एक्सपेरिमेंट सारा क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आ रही है, शुरू में वो 0 है, फिर 11 हुई, फिर 14 हुई, फिर 17 हुई, फिर 20 हुई, फिर 23 हुई। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है। इसका रीज़न क्या है कि जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है या बल्ब है वो एक नॉन ओमिक कंडक्टर है, ओमिक नहीं है। तो ये नॉन ओमिक होने की वजह से जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा ग्राफ बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ज़रा ओबे नहीं करता, ठीक है। तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ये देखें, ऐसा ग्राफ बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान करना है, एक बात का, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आपको उन्होंने लिख के दे दिए एक्सिस कि इधर वी है और इधर आई है, बताएं जी ग्राफ कैसा है, तो अच्छी बात है। यहाँ वी हो, यहाँ आई हो, इसका ग्राफ ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऊपर जाके वी की तरफ मुड़ जाएगा, वोल्टेज की तरफ मुड़ जाएगा।
अगर मैं इसको ना ऐसे बनाऊँ या पेपर में मैं सवाल ज़रा चेंज करके दे दूँ, आई ऐसे बना दूँ इधर और वी इधर कर दूँ, अभी भी इसने मुड़ना वी की तरफ ही है, तो इसने इधर जाके ना वी के एक्सिस की तरफ मुड़ जाना है ऐसे। ये दोनों ग्राफ एक ही बात समझा रहे हैं, दोनों ग्राफ एक ही बात कर रहे हैं। क्या? दोनों ग्राफ्स में स्लोप इस तरह चेंज हो रही है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज ही हो रही है दोनों में। अगर ग्राफ वोल्टेज के एक्सिस की तरफ कर्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हायर वोल्टेज पे जाके करंट की वैल्यू कम हो गई है, जितना चेंज करंट में पहले आ रहा था उतना चेंज नहीं आ रहा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या बनता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पर भी वोल्टेज के एक्सिस की तरफ ही मुड़ रहा है, तो वही इंटरप्रिटेशन होगी कि रेजिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग। ग्राफ की शेप शक्ल बस चेंज इसलिए हो रही है कि मैंने एक्स से स्वैप कर दिए हैं। यहाँ वी लिखा है, यहाँ आई लिखा है, इधर मैंने वी इधर कर दिया और आई इधर कर दिया। ठीक है, तो दोनों में एक ही बात हो रही है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ये नॉन ओमिक कंडक्टर है इस वजह से। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, इसीलिए तो इसको बल्ब के लिए हमने इस्तेमाल किया। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई ताकि एनर्जी डिसिपेशन जो है वो इनटू लाइट के फॉर्म में हो जाए, बल्ब हमें रोशनी दे। आगे क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। राइट ऑन द अपरेटस नीडेड। अपरेटस का टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, उसके बाद बैटरी है, रियोस्टेट है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। नहीं, थ्योरी से नहीं करना यार, छोड़ दो, थ्योरी को छोड़ दो। हाँ जी, करवाऊँगा, अभी करवा रहा हूँ। आज के लिए बहुत है, बाकी अच्छा यार, बोल रहा मैं हूँ, थक गया आप लोगों। बोल रहा तो मैं हूँ, आप लोग दूसरे बैठ के स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये आपस में गप्पे लगा रहे हैं। मैंने इसके बाद 1 घंटा और बोलना है, 8 से 9 भी मेरी क्लास है। पाँच मिनट की ब्रेक दे दें। अच्छा चलो यार, 5 मिनट की ब्रेक है, ब्रेक होगी है जी। जाओ कैंटीन पे खा पी आओ कुछ। 7:40 पे दोबारा बोलूँगा मैं। किससे सुनी है मुझे बताओ यार, मैं सीधा करूँ उसको। आई साइड डैमेज यार, मेरी तो फिर आई साइड भी डैमेज हो रही है, मेरा तो फिर गला भी डैमेज हो रहा है, मेरे तो लंग्स भी डैमेज हो रहे हैं। छोड़ दो शॉर्ट क्वेश्चन, बस ये जो वर्कशीट्स हैं ये करो, जो मैं बता रहा हूँ बस करो, इंशाल्लाह इसी में से आएगा। इज़ दैट ट्रू? नहीं यार, ये किसने कह दिया? ना मैं पेपर बनाता हूँ, ये फेडरल बोर्ड में मशहूर ना कर देने यार, मुझे पकड़ के ले जाएंगे पेपर लीक करने वालों। मैं असल में अपनी बात नहीं, जो टीचर्स आपको गेस्ट देते हैं ना, मेरे अलावा जो बहुत अच्छे टीचर्स गेस्ट देते हैं ना, वो सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पे देते हैं। एक्सपीरियंस उनका इतने साल का हो जाता है कि उन्हें पता होता है कि यार पेपर उन्होंने नहीं बनाया ना, जिसने भी बनाया ना वो फिज़िक्स का टीचर ही है, वो ऐसी मैंटेलिटी है उसकी, उसने और कुछ बोर्ड की तरफ से ना कुछ हमारे लिए गाइडलाइंस सेट हुई होती है पेपर सेटर्स के लिए। उन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए ज़रा पेपर बनाना होता है। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होना चाहिए क्वेश्चंस का, किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से, किस एक्सपेरिमेंट में से क्या वेटेज होनी चाहिए क्वेश्चंस की, तो उनको एक अंदाज़ा हो जाता है ना, तो उस अंदाजे की बुनियाद पर आपको बता देते हैं, तो उसमें से वो आ जाता है पेपर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के कोई भी टीचर, मैं हूँ या कोई भी को दे सकता है। हम सिर्फ आपको ना गाइड कर सकते हैं कि यार इस किस्म के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा भी मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को गाइड कर दूं कि यार पेपर में इस किस्म के सवाल आ जाएंगे। अब देखें, अगर मैंने जो एक्सपेरिमेंट आपको बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आगे पीछे घुमा फिरा के भी आ जाए, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम होगी आपको इसको सॉल्व करने में। इंशाल्लाह आप सॉल्व कर ही लेंगे। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आपने केमिस्ट्री का देख लिया, मेरे ख्याल में केमिस्ट्री का सेक्शन बी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ए थोड़ा आसान दे दिया उन्होंने, बी वाला मुश्किल था। अच्छा हाँ, बी से याद आया कि चलो 7:40 पे बताऊंगा यार, मैंने कहा हुआ ब्रेक का 2 मिनट रुक जाओ।
नहीं यार, सारे याद ना करें आप। आपको किसने कहा है कि आपने एक एक चीज़ याद करनी है? याद करने की कोशिश नहीं करनी है आपने। देखो ये डायोड है फॉर एग्जांपल, आपने क्या थ्योरी का पेपर नहीं देना, आपने यकीनन देना है। आपने यकीनन ये चैप्टर थ्योरी में पढ़ा होगा। डायोड की बेसिक्स ही आपको नो हाउ है। अब डायोड फॉरवर्ड बाइस कब होता है, रिवर्स बाइस कब होता है, फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कैसे होती है, रिवर्स, ये बातें मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, मेरे से बेहतर आप लोगों को पता है, रूटीन में पढ़ने वाले हैं आप लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने से क्या पड़ता है, ये थ्योरी वाली चीज़ें हैं, जस्ट उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलिफ से ये तक सारा कुछ दोबारा से कुछ नई चीज़ हम दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ जी बैठो याद करो। हाँ ये ज़रूर है कि थ्योरी में जिस तरह वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा उससे हटके हैं, डिफरेंट है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि सारा कुछ नया कुछ ईजाद हो गया, वो आज ही आपको बताया और कल आपका पेपर है। वाइवा को छोड़ दो यार, वाइवा को छोड़ दो, ज़्यादा वाइवा शाइवा नहीं करना। सेक्शन बी नहीं अच्छा था, अच्छा नहीं अच्छा, चलो नहीं डरना नहीं है, डरना नहीं, इंशाल्लाह पेपर आसान होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह आसान होगा। प्रैक्टिकल चीटिंग करवा, अच्छा पिछले साल ये चीटिंग वाला जो सिलसिला है ना, एक आध सेंटर में ऐसा हुआ है, उन्होंने हर हुआ PBA कि आपको चीटिंग करा देंगे, चीटिंग कर, वो कोई बंदा पता नहीं बायो वाला था क्या था, मैथ वाला था, उसने फिज़िक्स की चीटिंग कराने की कोशिश की, उसने सारा ना उल्टा करा दिया। तो खाली चीटिंग के चक्करों में ना रहना, ये ना हो कि वो काम उल्टा पड़ा हुआ हो आपको, ठीक है। वाइवा के क्वेश्चन छोड़ दो यार, छोड़ दो, वर्कशीट्स कर लो बस, छोड़ दो। 7:40 हो गया। अच्छा इंपॉर्टेंट बात बताने लगा था वो ये है कि जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है ना, मैंने आपको याद होगा लाइव स्ट्रीम जिन्होंने ली थी उनको बताया था कि केमिकल इक्वेशन ज़रूर तैयार करनी है। तो 2 केमिकल इक्वेशंस आई थिंक आई थी, एक का वो जो डिकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइड वाला था उसका स्ट्रक्चर आ गया था, दोनों मैंने कहा था ड्रॉ ज़रूर करना। इसमें अभी बता रहा हूँ सर्किट डायग्राम ज़रूर बना देना, सर्किट डायग्राम ज़रूर बना देना। किसकी? स्लाइड वायर ब्रिज की सर्किट डायग्राम बना लेना, पोटेंशियोमीटर की सर्किट डायग्राम ज़रूर बना लेना, ठीक है। और एक आगे वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला है, इनके सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया इनकी सर्किट डायग्राम्स, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है इस दफ़ा के सर्किट डायग्राम कहेंगे जी बनाएं सर्किट डायग्राम बैठ के, ठीक है। ओके हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में आई डोंट थिंक कि कोई और ऐसी चीज़ रह गई है। सेक्शन बी में कितने प्रैक्टिकल आएंगे? सेक्शन बी में मेरे ख्याल में 3 एक्सपेरिमेंट्स में से 2-2 नंबर के सवाल आएंगे, 3 दूनी 6 नंबर होंगे, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। माइनर प्रैक्टिकल के लिए सर्किट डायग्राम करें, माइनर के लिए इतनी को ख़ास नहीं ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ये जो अभी मैंने टंगस्टन फिलामेंट वाला कहा है ना, इसकी आसान सी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ अल्लाह ना करे बनानी पड़े, लेकिन बहरहाल आ तो सकता है। सर्किट डायग्राम के बगैर इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम जो है ना वो चलता नहीं है। एक ब्लूप्रिंट होता है कि इसके मुताबिक आपने आगे सर्किट को लेकर चलना है। ओके इसको बस ख़त्म कर दिए यार, इसको छोड़ दें। अब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला देखें इसमें थ्योरी ज़्यादा है। इसकी थ्योरी अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है पहला तो अच्छी समझ आएगी, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी, पहले बता रहा हूँ। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है बाय होल्डिंग द चार्ज बिटवीन इट्स प्लेट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, एक कैपेसिटर को हमने एक डीसी बैटरी के साथ लगाना है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम अभी मैंने बताई है, इस पर ज़रा गौर करना है ज़रा। ये एक डीसी सोर्स या एक बैटरी है, इसके साथ मैंने एक कैपेसिटर को लगा दिया है यहाँ ऐसे, लेकिन दरमियान में मैंने एक रेजिस्टर लगाया है और फिर मैंने बीच में ना एक स्विच लगाया है। कल याद होगा आपको अगर आपने पोटेंशियोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है, उसमें एक स्विच था जिसको हम 2 वे स्विच कहते हैं। ये वो 2 वे स्विच दोबारा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो 2 वे स्विच है ये क्या करेगा, अब ये देखते हैं। हमने क्या करना है, शुरू में हमने ना इस कैपेसिटर को, ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, इसको चार्ज करना है। फिर हमने इसको फुल चार्ज करने के बाद इसको डिस्चार्ज भी करना है। पहले फुल चार्ज करना है फिर डिस्चार्ज करना है। अगर बैटरी मैंने 12 वोल्ट की लगाई है ना यहाँ पे डीसी बैटरी,
तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैक्सिमम 12 वोल्ट तक जाएगी। मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल में, ये मुझे बताएगा। अच्छा, अब मैंने स्टार्ट में क्या करना है, ये जो स्विच है ना, इसको, इस स्विच को मैंने ऐसे कनेक्ट करना है कि ये वाला पॉइंट, दरमियान वाला पॉइंट, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कहें, ऐसे। ये जो ए वाला पॉइंट है ये ऐसे करके बैटरी के साथ लगा हुआ है, यूँ, ये बैटरी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे। और ये जो, अच्छा, बीच में इसके फिर इधर आके इधर कैपेसिटर लगा हुआ है, अच्छा, इधर आके रेजिस्टर लगा हुआ है। 1 मिनट, ही थोड़ा सा यहाँ से बनाता हूँ, ऐसे ऐसे रेजिस्टर, और फिर ये कैपेसिटर, और ये ऐसे इधर से इधर हुआ है, ठीक है। अब मैंने अगर ये बी को ए के साथ कनेक्ट कर दिया इधर, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाला सर्किट है, जो नीचे से ऐसे करके वायर आ रही है, ये डिसकनेक्टेड हुई हुई है, ठीक है। यहाँ करंट इस तरफ, इस सर्किट में करंट नहीं जाएगा। इस 2 वे स्विच का ये मकसद ये है, 2 वे स्विच का। उससे बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, यहाँ से वोल्ट मीटर मुझे बताएगा, इसकी वोल्टेज आहिस्ता 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 इंक्रीज़ होगी। फिर मैंने क्या करना है, इस स्विच को ना यहाँ से डिसकनेक्ट कर देना है। डिसकनेक्ट कर दिया, अब मैंने बी को ना ऐसे सी के साथ जोड़ दिया, ऐसे। अब क्या हो रहा है, अब बैटरी से कोई चार्ज नहीं आ सकता कैपेसिटर की तरफ, बैटरी ऑफ होगी। अब जो कैपेसिटर का चार्ज है ना, वो कहाँ जाएगा, वो इस रेजिस्टर में से गुजरेगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेशन हो जाएगी एनर्जी की। यानी कैपेसिटर चार्ज हुआ है, 12 वोल्ट तक गया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्चार्ज होते 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 0 पे आ जाएगा। तो शुरू में चार्ज हुआ 0 से 12 पे गया, फिर 12 से 0 पे आया। हमने करना सिर्फ ये है कि जब इसको शुरू में चार्ज किया ना 0 से 12, तो हमारे पास एक स्टॉप वॉच थी। हमने इसको जैसे ही बी को ए के साथ कनेक्ट किया, इस स्विच बी को ए के साथ कनेक्ट किया, स्टॉप वॉच को साथ ही स्टार्ट कर दिया, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, और 5 सेकंड बाद देखा कि वोल्टेज कितनी है। तो मैंने इधर टाइम का एक कॉलम बना लिया और एक वोल्टेज का कॉलम बना लिया। 5 सेकंड बाद मैंने देखा वोल्ट मीटर ने मुझे रीडिंग कितनी शो की। 5 सेकंड बाद मुझे फ़ौरन से इसने 5 वोल्ट दे दिया। फिर अगले 5 सेकंड के बाद, यानी 10 सेकंड के बाद, ये 5 से 10 नहीं गया, ये 5 से 7 चला गया। फिर जब 15 सेकंड हुए तो 7 से ये 8 चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन होना शुरू हुआ। ये चार्जिंग का आपको पैटर्न पता ही होगा। फिर मैंने इनका ग्राफ ड्रॉ किया, चार्जिंग वोल्टेज वर्सेस टाइम का। तो वो मेरा ग्राफ जो है वो ऐसा ग्राफ आया, ये डिक्रीजिंग स्लोप वाला ऐसा ग्राफ आया। ये देख सकते हैं आप, नीचे ग्राफ चार्जिंग का ड्रॉ हुआ है। ये शुरू में चार्जिंग तेज़ होती है, बाद में चार्जिंग जाकर स्लो डाउन हो जाती है। इसकी थ्योरी आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता होगी इसी वजह। अच्छा, डिस्चार्जिंग के वक्त क्या था? डिस्चार्जिंग के वक्त जब ये मैंने डिस्चार्ज करना था तो बी को मैंने सी के साथ कनेक्ट करना, बी को मैंने ऐसे सी के साथ कनेक्ट कर देना। अब क्या होगा, ये 12 वोल्ट से शुरू होगा। इसकी वोल्टेज शुरू में 12 थी एट टाइम t = 0 सेकेंड। फिर 5 सेकंड के बाद मैंने देखा तो ये 12 से ड्रॉप होके ना 5 पे चलेगी। फिर 10 सेकंड पे ये 5 से ड्रॉप होके 3 पे चलेगी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज ज़रा कम होने लगा, स्लो डाउन हो गया। ये मामला थोड़ा स्लो डाउन हो गया। तो अब मेरा जो डिस्चार्जिंग का कर्व है वो भी ऐसे हुआ जिसकी स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप हुई। ये थोड़ा ऐसे जाके यूँ हो जाता है, फिर बाद में जाके 0 को टच भी कर लेगा। अच्छा, तो चार्जिंग की ये स्लोप होगी, डिस्चार्जिंग की ये स्लोप होगी, कर्व्स होगी। मैंने दोनों कर्व्स ड्रॉ कर ली, चार्जिंग की भी कर्व ड्रॉ कर ली, डिस्चार्जिंग की भी कर्व ड्रॉ कर ली। अब मैंने उन दोनों से टाइम कांस्टेंट निकालना है। अब वो कैसे निकालना है? टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट के लिए, टाइम कांस्टेंट की आपको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट की क्या है? वो टाइम जिस टाइम में कैपेसिटर जो है अपनी पीक वोल्टेज का 63.2% चार्ज होता है। द टाइम दैट द कैपेसिटर टेक्स टू चार्ज टू 63.2% ऑफ इट्स पीक वोल्टेज। अपनी पीक वोल्टेज का 63.2% चार्ज होता है। तो मैंने क्या करना है, ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है ना, इस कर्व के ऊपर, और यूँ भी कह सकते हैं कि द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर डिसचार्जेस बाय 37 कितना बनता है, 37.7 है या 36.7 है, बहरहाल इतने % डिस्चार्ज होते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इन कर्व से टाइम कांस्टेंट अगर मुझे निकालने के लिए पेपर में आ गया तो मैंने कैसे निकालना है, अब वो देखें ज़रा। ये देखें, ये चार्जिंग की कर्व होगी,
इस चार्जिंग की कर्व पे मुझे पीक वोल्टेज पता है कितनी है, पीक वोल्टेज आई नो कितनी है, 12 है या 10 है या जितनी भी है पीक वोल्टेज, ठीक है। लेट सपोज पीक वोल्टेज है 12 वोल्ट। यहाँ मैंने ग्राफ में देखा तो मुझे यहाँ से पता चल गया, अच्छा उसने परसेंटेज लिया, ये इतना मुश्किल पेपर में आएगा नहीं, ये आएगा पीक वोल्टेज कितने वोल्ट्स है, तो मैं मानता हूँ 12 वोल्ट है। मैंने कैलकुलेटर पे क्या किया, इस 12 का 63.2% निकाला, यानी इस 12 इस पीक को मल्टीप्लाई किया 0.632 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.632 के साथ तो मुझे एक नंबर मिलता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.6325, तो ये 7.59 7.6 कह लेता हूँ, 7.6 वोल्ट। मैंने ग्राफ के ऊपर ढूंढना है, यहाँ कहीं 7.6 वोल्ट ग्राफ के ऊपर लिखा हुआ होगा, या मैं मानता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्ट्स हैं और यहाँ पे मेरा टाइम है इस एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर वोल्टेज के एक्सिस पे अगर यहाँ 12 लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं 7.6 भी तो लिखा होगा ग्राफ के ऊपर। मैंने वो 7.6 ढूंढा, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर इधर कहीं है 7.6 इधर। अब मैंने इसको ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इस कर्व के साथ मिलाया, इधर से इसको नीचे ऐसे करके यू ड्रॉप किया, तो नीचे जो टाइम आया ना, ये टाइम, ये मेरा टाइम कांस्टेंट है, ये चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट है, यहाँ से मुझे मिल गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी तरह जाकर डिस्चार्जिंग की कर्व ड्रॉ की हुई थी, उस डिस्चार्जिंग की कर्व के ऊपर मैंने क्या किया, 37.2% ऑफ द पीक वोल्टेज मैंने ढूंढना शुरू किया। तो अब मैंने 12 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.372 के साथ, तो ये तकरीबन 4.46 यानी 4.5 आता है। अब 4.5 यहाँ पर फिर से कहीं पे तो होगा ना 4.5, तो वो जो 4.5 है यहाँ जहाँ पर भी 4.5 होगा उसको मैंने ऐसे करके इसके साथ मिलाया, ऐसे नीचे ड्रॉप किया, यहाँ पे एक और वैल्यू मेरे पास आ गई। ये मेरे पास टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट की दोनों वैल्यूज़ आएगी। आइडियली दोनों सेम आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंट भी हो दोनों टाइम के दरमियान, उस टाइम का मैंने एवरेज ले लेना है, उस टाइम का मैंने एवरेज ले लेना है। वो एवरेज जो मेरा आएगा वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों को प्लॉट कर देता हूँ तो मेरा आसान काम हो जाता है। देखें जैसे यहाँ उसने किया 0.632 ऑफ द पीक वोल्टेज या पीक चार्ज का 0.632, उसको मैंने लाकर चार्जिंग की कर्व से मिलाया, नीचे उसको ले जाकर एक्स एक्सिस में मिलाया, यहाँ पे एक टाइम आ गया। इसी तरह डिस्चार्जिंग पे 0.632, इसको मैंने डिस्चार्जिंग की कर्व से मिलाया, नीचे लेके आया, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो मेरा टाइम कॉन्स्टेंट है। इसमें सिर्फ ये बात समझने वाली है। मैं एक सेकंड अपना चार्जर कनेक्ट कर दूँ लैपटॉप का, कोई सवाल है तो इसका आप पूछ लें अपनी देर में। हाँ जी, इसके बारे में अगर कोई शक है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। ग्राफ समझिए, ग्राफ यार ड्रॉ हुआ हुआ मिलेगा, उसमें से टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है ये बताया मैंने। हाँ, चार्ज और टाइम के दरमियान भी ग्राफ हो सकता है, वोल्टेज और टाइम के दरमियान भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन चार्ज और टाइम के दरमियान जो है ना, इसलिए नहीं है कि वहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है सर्किट में। वोल्ट मीटर वोल्टेज देता है, चार्ज थोड़ी देता है। वो थ्योरेटिकली हो सकता है, थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली देखें जहाँ भी उसने सर्किट ड्रॉ किया ना इस वर्कशीट के अंदर भी वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो वोल्ट मीटर जब लगाया तो उसका मतलब क्या, वोल्टेज और टाइम का ग्राफ होगा, ठीक है। कराता हूँ यार, कराता हूँ। यार ये थ्योरी का टॉपिक है, ये थ्योरी एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, आपके थ्योरी का पेपर भी है, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको छोड़ दो। ये थ्योरी का है कि शुरू में यूँ समझ लो यार, यूँ समझ लो एक कमरा है वो खाली है, बिल्कुल एनालॉजी देता हूँ, एक कमरा बिल्कुल खाली है, स्टूडेंट्स कमरे के बाहर हैं, इकट्ठे एक जमपट्टा बनाया हुआ उन्होंने, बिल्कुल खाली है ना। तो इस रूम में शुरू में ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वंस यहाँ अब स्टूडेंट्स आ गए अंदर उस कमरे के अंदर, अब बाहर से जो अंदर अब आ रहे हैं ना, अब उनको आगे रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि उन्होंने पहले से जो आए थे उन्होंने जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है। तो बाद में आने वाले जो हैं वो स्लो डाउन हो गए आएंगे अंदर, ठीक है। और भी एनालिसिस की हो सकती हैं।
अच्छा जी, ये ओके हो गया, बस इसको छोड़ दें। इसमें से इतना ही कुछ आना था जो मैंने बता दिया। अब सेक्शन ए, और टाइम मेरे पास 7 मिनट है, मेरे ख्याल में होगा नहीं 7 मिनट में, जो मैं बताना चाहता हूँ वो होगा नहीं। अच्छा जी, अब सेक्शन ए में क्या रह गया, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय प्लॉटिंग V अगेंस्ट I। तो ये जो वो हमारे सर हैं, वो स्टडी विद मी वाले जिनका चैनल है ना, उन्होंने ये मेरी वीडियो रेकमेंड की थी अपने स्टूडेंट्स को भी, कि इसमें वो बात आपको समझ आ जाएगी। तो मैं भी आपको ये कह रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट के लिए ना मैं अपनी वीडियो रेकमेंड कर रहा हूँ, तो वो चैनल पे जाके ना इस एक्सपेरिमेंट के लिए वीडियो देख लेना, सारी बात डिटेल से समझाई है मैंने वहाँ, ठीक है। ये अभी नहीं समझा रहा ये वाला प्रैक्टिकल, ये वहाँ से जाके देखोगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ आ जाएगी, ठीक है। R और 1/v वाला ये कल मैं बता चुका हूँ, पोटेंशियोमीटर के मैं कल बता चुका हूँ, स्लाइड वायर कल मैं बता चुका हूँ। ये है कैपेसिटेंस वाला, इसको देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको देख लेते हैं, आखिरी 4-5 मिनट हैं। अच्छा, इफ़ वोल्टेज ग्राफ इज़ गिवन देन वाई आर वी ट्राइंग टू पिन पॉइंट द चार्ज 0.632 टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट। देखो, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन याद रखो, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है कि जिस टाइम के दौरान, अच्छा वो चार्ज वाला क्यों है, अच्छा ठीक है। देखो, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ भी हो सकता है और वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ भी हो सकता है। अगर वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ हुआ तो आपने पीक वोल्टेज का 0.632 टाइम्स फाइंड आउट करना है ऑफ द पीक वोल्टेज, और अगर चार्ज वर्सेस टाइम का हुआ तो पीक चार्ज का 0.632 टाइम्स ऑफ द पीक चार्ज वो फाइंड आउट करना है आपने। उस पर जो भी टाइम आएगा वो आपका टाइम कांस्टेंट है। तो दो अलग अलग ग्राफ्स हैं, मिक्सअप नहीं करना। चार्ज वर्सेस वोल्टेज भी हो सकता है ग्राफ, और चार्ज वर्सेस टाइम भी हो सकता है, और वोल्टेज वर्सेस टाइम भी हो सकता है। दोनों तरह का ग्राफ जो है वो हो सकता है, ठीक है। सेक्शन बी भी ऑलमोस्ट ओके हो गए। आई थिंक वी हैव टू फाइंड टाइम कांस्टेंट फ्रॉम फार्मूला। नहीं यार, फार्मूला से नहीं, और फार्मूला से नहीं भाई, फार्मूला से नहीं, एक ग्राफ से करना है। फार्मूला से करना होता वो इतना लंबा प्रैक्टिकल हमें करने की क्या ज़रूरत थी भाई, ग्राफ से कट करना। हाँ, फार्मूला से कर सकते हैं, बना नहीं है, नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, लेकिन करेंगे नहीं। T=RC से भी आ जाएगा टाइम कांस्टेंट, इससे भी आ जाएगा, लेकिन ये कंपैरिजन से T=RC जो है ना, इससे निकाल के कंपेयर करेंगे अपनी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, और R और C अगर गिवन है उनको, उनका प्रोडक्ट जो है आपका टाइम कांस्टेंट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। बाकी वो फार्मूला जो है ना, वो e⁻⁴ वाला, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थ्योरी में ना, प्रैक्टिकल में ये नहीं। प्रैक्टिकल में आपको ग्राफ, वोल्टेज टाइम का ग्राफ उधर से ही आपने करना है, ठीक है। अब आई थिंक टाइम नहीं है यार अब आगे किसी और एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर करने का, तो इसको आई थिंक इधर तक ही रखते हैं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल एंड आई लव योर सपोर्ट दैट यू गिव मी, एंड आप लोग इतनी बड़ी तादाद में 1.5 घंटा जो है वो स्क्रीन के साथ जुड़े रहे हैं, यही आप लोगों का बड़ा कारनामा है। छोटा मोटा बैंटर साथ चलता रहता है, आई इग्नोर दैट, लेकिन कोशिश किया करें कि जब आप इतना टाइम निकाल कर और अपनी एनर्जी सर्व करके स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, कुछ मोबाइल पे होंगे, कुछ लैपटॉप पे होंगे, तो उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाना है। इस पे 15 नंबर आपने पूरे लेने हैं। मेडिकल वालों के लिए 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी हैं, दायरा 15 इसमें होंगे, 15 केमिस्ट्री में होंगे, 15 बायो वालों के बायो में होंगे। तो आपके ये मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आके आपका एडमिशन हो जाए, मेडिकल वालों का मेडिकल कॉलेज में हो जाए, तो अच्छा चांस है आप लोगों के पास। कोई गलती अगर कोई थ्योरी के पेपर में थोड़ी बहुत हो भी गई हो, फिज़िक्स का तो खैर होना है, उसमें अल्लाह ना करे कोई गलती की गुंजाइश हो भी 1-2 MCQs गलत हो गए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसमें पूरे नंबर लेके ना आप अपना ग्रेड जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होंगी,
बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने इससे पहले वीडियोस बना दी हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा वो हैसल करने की, सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछते ही रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की, लेकिन ज़ाहिर है वो काफ़ी तादाद में होते हैं ये कमेंट्स, तो बाज़ औक़ात कोई रह भी जाता है कमेंट, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स साथ साथ दे दिया करूँ और ज़रूरत पड़ी तो कोई वीडियो एक आध और भी इंशाल्लाह आगे पोस्ट कर दूँगा ताकि पीबीए से पहले पहले आपकी तैयारी 100% हो जाए। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिकल छोड़ सकते हैं? अच्छा यार, अब मैं ये बताऊँ और वो आ जाए पेपर में, फिर मुझे गालियाँ दो तुम। कौन सा छोड़ सकते हैं ये नहीं बताऊँगा। फरजान के बारे में कुछ बोल जाएं। अच्छा फरजान यार, ही इज़ थ्रोइंग यू अंडर द बस। ये तुम्हारा दोस्त है या वैसे ही कह रहा है? फरजान थोड़ा सा यार होश करो। कल स्ट्रीम करेंगे, कल यार देखेंगे, कोशिश करेंगे कल भी कर लें। ठीक है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। मैं देखूंगा कल मेरी क्लासेस हैं कि नहीं, ना हुई तो कल भी इंशाल्लाह कर लेंगे। 11 और 12 का पीबीए के नंबर कंबाइन होंगे? नहीं जी, कंबाइन नहीं होंगे, दोनों को अलग अलग पास करना है। थ्योरी को अलग पास करना है, पीबीए को अलग पास करना है, और दोनों के थ्योरी, दोनों के पीबीए का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, अलग अलग पास करना है। ठीक है, करवा दें। कौन सा रेक्टाइल, ये क्या है यार? प्रैक्टिकल कौन सा गो थ्रू करवा दूँ? वालेकुम अस्सलाम। नंबर कंबाइन नहीं होंगे, बता दिया है। मैं रावलपिंडी से हूँ यार। चलो, अब मेरे ख्याल में कोई बात प्रैक्टिकल से रिलेटेड रह नहीं गई, अब ऐसी गपशप वाली बात है। कंबाइन नहीं होंगे भाई, पीबीए कंबाइन नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसको अब यहाँ क्लोज़ करते हैं एंड बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो कल इंशाल्लाह कर लेंगे एक लाइव स्ट्रीम। कटिंग करने से कोई नेगेटिव मार्क? अच्छा एक बात सुन लें आप लोग, आप लोगों ने वाइटो इस्तेमाल नहीं करना किसी पेपर में भी। ठीक है, कटिंग गलत हो गया ना कोई चीज़, वो काट के आगे उसको कर लें, दोबारा लिख लें। वाइटो सख्ती से सुपरिटेंडेंट्स को ऑर्डर है, सॉरी जो हेड एग्जामिनर्स हैं जो चेक कर रहे हैं, आपके हेड्स होते हैं, उन्होंने हेड्स ने आगे अपनी जो पेपर चेकर्स होते हैं उनको बताया है कि जिसने वाइटो किया है उस क्वेश्चन को चेक ही नहीं करना। ठीक है, तो आपने वाइटो शर्टो इस्तेमाल नहीं करना, कट के खैर है। थ्योरी कंबाइन होगी यार, इसको मैं चलो कंफर्म कर दूंगा। वैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर कंबाइन नहीं होते, थ्योरी दोनों कंबाइन होंगी। हाँ, इस सेंस में होंगी कि आपके पूरा नंबर लगेंगे, लेकिन इस सेंस में नहीं, मैं ये इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर मतलब किसी के 85 में से 70 हैं और अगली दफ़ा उसके 20 नंबर हैं तो उसको मिला के दोनों को पास कर दें, ये मेरे ख्याल में नहीं है, बहरहाल मैं कंफर्म कर लूँगा। ठीक है, 6th मैं करवा दूँगा यार, बाद में करवा दूँगा, 6th रह गया, आई नो, करवा दूँगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं है। मैंने बताया हुआ था लाइव स्ट्रीम के स्टार्ट में ही कि मेरी आगे क्लास होती है, मैंने आगे पढ़ाना है 8 से 9, 1 घंटा और मैंने पढ़ाना है, क्योंकि आगे भी पेपर चल रहे हैं। जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनके भी मंडे को फाइनल पेपर है। वाइटो अलाउड नहीं है, वाइटो अलाउड नहीं है, बोर्ड की बात बता रहा हूँ। ठीक है, किसने कहा आपको अलाउड है? फंसवा रहा है आपको जो बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री पीबी में बैलेंस नहीं किया यार, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 नंबर कटेंगे, बैलेंस नहीं किया तो मसला नहीं है। ठीक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 कटेंगे। अच्छा चलो ठीक है, आपको अलाउड होगा। अपनी रोल नंबर स्लिप एक दफ़ा ना गौर से पढ़ लेना, उसकी बैक साइड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हेड्स हैं आपके पेपर चेकर होते हैं, उनके ऊपर हेड होता है बोर्ड की तरफ से, उन हेड्स ने इंस्ट्रक्शन अपने पेपर चेकर्स को दी हुई है भाई। बैलेंस वाले का जवाब मैंने दे दिया, प्रोटेक्शन मीटर समझ नहीं आया, ये फिर दोबारा समझा दूंगा, अभी नहीं बाद में। ठीक है,
सेकंड एनुअल अभी फर्स्ट एनुअल चल रहा है यार, सेकंड एनुअल अभी दूर है, आएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी कराएंगे। ठीक है, इस्तेमाल किया है, अच्छा किया है इस्तेमाल किया तो अब नहीं करना आइंदा। नहीं, प्रोसीजर को छोड़ दें, प्रोसीजर ना आएगा ना आपसे करना है आपने। चले मैं इसको